हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 16 और 17 ऑफ जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता रॉयल टाइगर्स रेसिंग टीम इज बॉट बाय। कोलकाता रॉयल टाइगर्स रेसिंग टीम, तो ये रिसेंटली किसने बॉट करी है, कौन बने हैं इसके ऑनर? तो इसके ऑनर बन गए हैं अब सौरव गांगुली। नेक्स्ट है, हु हैज लॉन्च्ड मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, MEDEVIS, मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने लॉन्च करा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। तो इसको लॉन्च किया गया है मेडिकल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन देने के लिए, राइट। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये पहला ग्लोबल ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस है फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइसेस, जिसमें मेडिकल डिवाइसेस के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट है, विच कंट्री सरपासेस मॉरिशस इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI। FPI में मॉरिशस को कौन सी कंट्री ने पीछे छोड़ा है? तो कंट्री का नाम है आयरलैंड। कौन सी कंट्री ने छोड़ा है पीछे? आयरलैंड ने। तो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है FPI में? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जो आता है इंडिया में वो है USA, सेकंड सिंगापुर है, थर्ड लग्जमबर्ग, फोर्थ अब आ गया है आयरलैंड और मॉरिशस की पोजीशन चली गई है 5th पे। पहले 4th मॉरिशस था, अब मॉरिशस 5th पे चला गया है। आयरलैंड ने मॉरिशस को पीछे छोड़ दिया है। और ये डाटा किसका है? ये डाटा रिलीज किया गया है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा, राइट। नेक्स्ट है, सेफ्टी रिंग। सेफ्टी रिंग टू इनहांस इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी। मोबाइल जो इंटरनेट हम चलाते हैं, मोबाइल बैंकिंग जो हम चलाते हैं, या हम जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं उसके थ्रू हम ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, तो उसकी सेफ्टी को और बढ़ाने के लिए एक जो है सेफ्टी रिंग जो है इसको शुरू किया गया है। तो कौन सी बैंक ने ये जो सेफ्टी रिंग इनिशिएटिव है इसको शुरू किया है या लॉन्च किया है? तो इसमें क्या है, सेफ्टी रिंग के अंदर, सेफ्टी रिंग में अब इस बैंक ने क्या कर दिया है कि अगर किसी कस्टमर की FD है, फिक्स्ड डिपॉजिट है या टर्म डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट मतलब 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, या FD है साल की, 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, तो उसमें क्या अब इन्होंने लगा दिया है सेफ्टी रिंग में। उसमें इन्होंने बोला है कि जो कस्टमर्स है तो वो अगर चाहे, ये कस्टमर की डिस्क्रिप्शन पे है, तो वो अगर चाहे तो इन पे FD पे और टर्म डिपॉजिट पे एक लिमिट लगा सकता है कि एक दिन में FD से इतना पैसा ही विथड्रॉ हो सकता है मैक्सिमम। सपोज कोई पर्सन है, उसकी 10 लाख की FD है या कोई टर्म डिपॉजिट है 5 लाख का, 10 लाख का, तो अब वो कस्टमर क्या करेगा, इस पे लिमिट लगा देगा कि डेली हम 10,000 निकलवा सकते हैं या 50,000 या 1 लाख तक का। तो इससे क्या होगा, इससे जो कस्टमर का नुकसान है वो कम होगा। रोका तो नहीं जा सकता लेकिन हाँ कम हो जाएगा, क्योंकि अब किसी कस्टमर है उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, राइट, 10 लाख रुपए हैं, तो अब उसने लिमिट लगा दी है कि डेली का इसमें से 50,000 ही विथड्रॉ हो सकता है, 50,000 ही विथड्रॉ हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई फ्रॉड पर्सन आता है उसके अकाउंट में, किसी भी जैसे भी वो हैक करते हैं, हैक करने के थ्रू वो उसके अकाउंट में आता है, तो वो क्या चाहेगा कि हाँ मैं 10 का 10 लाख निकलवा लूं, लेकिन उस कस्टमर ने लिमिट लगा रखी है तो वो 50,000 से ज्यादा विथड्रॉ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या है, 10 लाख का कहाँ नुकसान होना था, कहाँ वो 50,000 का ही नुकसान हुआ। तो कस्टमर का जो नुकसान है उसको कम करने के लिए ये जो सेफ्टी रिंग है इसको लॉन्च किया है कौन सी बैंक ने? पंजाब नेशनल बैंक ने इसको लॉन्च किया है सेफ्टी रिंग। याद रखना है, सेफ्टी रिंग कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है टू इनहांस इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी।
नेक्स्ट है विच स्टेट्स नेचुरल फार्मिंग मॉडल विंस गुलबैंकियन प्राइज। गुलबैंकियन प्राइज कौन सी स्टेट ने जीता है ये गुलबैंकियन प्राइज? तो ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। नेचुरल फार्मिंग मॉडल इनका काफी अच्छा था, जिसके चलते हुए इनको मिला है गुलबैंकियन प्राइज। क्या है ये गुलबैंकियन प्राइज? गुलबैंकियन प्राइज जो है ये इसको कौन इंस्टीट्यूट करता है, किसका है ये? पोर्चुगल का है, राइट। पोर्चुगल बेस्ड है ये। क्लॉस्टे गुलबैंकियन फाउंडेशन जो है वो इस प्राइज को देती है। क्लॉस्टे गुलबैंकियन फाउंडेशन जो कि पोर्चुगल बेस्ड है वो इस प्राइज को देती है। एनुअली दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये प्राइज दिया जा सकता है, राइट। किसको दिया जाता है? ये उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस इंडिविजुअल को ये प्राइज दिया जाता है जिसने फूड सिक्योरिटी, ग्लोबली फूड सिक्योरिटी में काफी अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया हो, क्लाइमेट रेजिलियंस काम किया हो, क्लाइमेट को बचाया हो, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करी हो किसी भी तरीके से, तो उसको ये दिया जाता है। चाहे वो कोई एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, या वो पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये गुलबैंकियन प्राइज दिया जाता है। कौन देता है? क्लॉस्टे गुलबैंकियन फाउंडेशन इसको देती है, जो कि पोर्चुगल बेस्ड है, राइट। तो रिसेंटली किसको मिला है गुलबैंकियन प्राइज? आंध्र प्रदेश को मिला है। स्टेट का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है द रिपोर्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, इसकी रिपोर्ट रिलीज करी है। अब पहला स्टेट कौन सा है जिसने यूसीसी को लागू किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को? तो स्टेट का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इसको लागू किया है और इसके साथ ही जो उत्तराखंड है ये फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया है अपनी स्टेट के अंदर। अराउंड मार्च इसको उत्तराखंड में एप्लीकेबल कर दिया गया था, फोर्स में ला लिया गया था, राइट। तो अब जो है इसकी एक रिपोर्ट बन के तैयार हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये जो रिपोर्ट बन के तैयार हुई है ये तकरीबन 1700 पेजेस की ये रिपोर्ट है। 1700 पेजेस की ये रिपोर्ट है और ये टोटल 4 वॉल्यूम्स में रिलीज करी गई है। 1700 पेजेस की ये रिपोर्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसको 4 वॉल्यूम्स में रिलीज किया गया है, जो कि अवेलेबल रहेगी पब्लिक के लिए। 4 वॉल्यूम्स में ये अवेलेबल करवाई गई है। तो इसके लिए एक 5 मेंबर्स की कमेटी बनी थी जिसकी हेड थी सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना देसाई जी। तो उन्होंने इसका पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ये जो ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये कब तैयार हुआ था? 27 मई 2022 को इसका ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ था। लेकिन एप्लीकेबल तो ये 2024 से हुआ है। एप्लीकेबल कब से हुआ है? 2024 से। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? यस है। कौन से आर्टिकल में है? तो ये आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है आर्टिकल 44 के अंदर। तो क्या है ये डायरेक्शंस दे रखे हैं स्टेट को। अब ये जरूरी नहीं है कि इसको हमने लागू करना ही करना है, तो ये डायरेक्शंस है। अगर कोई स्टेट चाहे तो इसको लागू कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती। कोई फोर्सफुली नहीं है कि हर स्टेट ने इसको अप्लाई करना ही करना है। तो ये स्टेट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कुछ डायरेक्शंस भी दिए गए थे कि जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे हम इन सबको जो है लागू कर देंगे। तो आर्टिकल 44 रिसेंटली उत्तराखंड ने लागू कर दिया है और उत्तराखंड पहली ऐसी स्टेट है इंडिया की जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया गया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। तो इसके अंदर क्या है? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आता है कि कोई भी अगर मैरिज है, डिवोर्स हो रहा है या कुछ भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रूल्स सबके लिए सेम रहेंगे, राइट। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बुद्धिज्म है, सिख है, कोई भी है, तो मैरिज के रूल्स हो, डिवोर्स के रूल्स हो, तो ये सारे के सारे सबके लिए सेम होंगे। रिलीजन पे इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, इसमें कुछ
एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शन दिए गए हैं एसटीज के लिए कि जो उत्तराखंड के शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उन पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की सिर्फ और सिर्फ 3% पॉपुलेशन ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, इसीलिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे इसको लागू नहीं किया गया है। राइट। नेक्स्ट है हाई सीज आर दो सीज हुआ डैश नॉटिकल माइल्स। एनएम क्या है? नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स, नैनोमीटर नहीं है, ये नॉटिकल माइल्स है। अवे फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। हाई सीज कौन से सीज होते हैं? हाई सीज वो सीज होते हैं जो कि किसी कंट्री की मेन बाउंड्री से, किसी कंट्री की बेस लाइन से, राइट, किसी कंट्री की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स दूर वाले सीज, राइट, 200 नॉटिकल माइल्स तक आ जाती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ वाली। और उसके आगे वाले जो सीज है, इसके आगे वाला जो पानी है, ये किस में आता है? ये आ जाता है हाई सीज के अंदर। कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? हाई सीज की कैटेगरी में ये आ जाएगा, जिसपे किसी भी कंट्री का किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं होता। राइट। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं हाई सीज को। अब जो बेसलाइन होती है, बेसलाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक आता है टेरिटोरियल सी। उसके आगे 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिगुअस जोन आ जाती है और बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक आ जाती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट, EEZ जिसको बोलते हैं। और 200 नॉटिकल से आगे आ जाते हैं ये हाई सीज, वो ओशियन जहां पे किसी भी कंट्री का कोई भी राइट नहीं होता है, राइट, तो उसको बोलते हैं हाई सीज। तो रिसेंटली अभी ये हाई सीज से रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ है जिसका नाम है बायोडिवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल यूरिस्डिक्शन। बायोडिवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल यूरिस्डिक्शन एग्रीमेंट ये हुआ है, जिसको इंडिया ने साइन भी कर दिया है और रेटिफाई भी कर दिया है। साइन करना और रेटिफाई करना दोनों अलग अलग है। डिफरेंस क्या है दोनों में? साइन होता है कि जैसे हम गए बायोडिवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल यूरिस्डिक्शन पे, हमने सिग्नेचर कर दिए अपने, उसके बाद वापस हम अपनी कंट्री में आए, हमारी जो सरकार है उसके साथ डिस्कशन करी, बातचीत करी, और उसके बाद हमारा जो फाइनल एग्रीमेंट रहता है वो हम देते हैं अपनी कंट्री के साथ डिस्कशन के बाद, जिसको बोलते हैं रेटिफाई करना। रेटिफाई करना मतलब हम इसमें आ रहे हैं, राइट, तो हम इसको रेटिफाई कर रहे हैं। अब इसमें जो भी डिसीजंस रहेंगे, जो भी कुछ होगा, उस पे हमारा पूरा हक रहेगा, तो वो होता है रेटिफिकेशन। साइन होता है कि हाँ ठीक है, हम इसके मेंबर बन गए हैं, लेकिन हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। रेटिफिकेशन के बाद क्या होता है कि हाँ, हम उसके साथ कंसर्न रख रहे हैं, उसको बोलते हैं रेटिफाई करना, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल यूरिस्डिक्शन एग्रीमेंट को रिसेंटली इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है। अभी तक टोटल कितनी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया है? अभी तक टोटल 8 कंट्रीज ऐसी है जिसने बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल यूरिस्डिक्शन एग्रीमेंट को रेटिफाई किया है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, राइट, इंटरनेशनल ट्रीटी है। किसके अंडर आती है? ये आती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, UNCLOS के अंडर ये ट्रीटी जो है आती है। इंटरनेशनल ट्रीटी है, comes under United Nations Convention on the Law of Sea, राइट। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है मेरीन बायोडाइवर्सिटी जो है, हाई सीज की मेरीन बायोडाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू, कि जितनी भी कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल यूरिस्डिक्शन एग्रीमेंट में आएगी, वो कंट्रीज हाई सीज में मेरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड बातचीत करेगी। उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे किसी भी कंट्री का कोई राइट तो है नहीं है, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी कंट्रीज आगे आएंगी, मैक्सिमम कंट्रीज आगे आएंगी और इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल रहेगी इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू, राइट। इंटरनेशनली सारी कंट्रीज मिलकर मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल यूरिस्डिक्शन एग्रीमेंट के थ्रू, राइट। अब इसके अलावा अभी तक की अगर हम बात करें UNCLOS की बात करें, तो UNCLOS जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज है? इसको टोटल 160 कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया है। कितनी कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया? 160 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर दिया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये पुराना है। अब रिसेंटली जो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल यूरिस्डिक्शन एग्रीमेंट आया है, इसको अभी तक 8 कंट्रीज ने ही रेटिफाई किया है। अब ये कब से लागू होगा? इसको
तब अप्रूवल मिलेगा जब टोटल 60 कंट्रीज रेटिफाई कर देगी, राइट। इसको 160 कंट्रीज ने रेटिफाई किया है, इनमें से जब 60 कंट्रीज जो है वो BBNJ एग्रीमेंट को रेटिफाई कर देगी, अभी तक 8 नहीं किया है, जब 60 कंट्रीज रेटिफाई कर देगी तो उसके 120 डेज के बाद, 120 दिन के बाद इसको फाइनल अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा। किसका? हाई सीज पे मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का इनको जो है अप्रूवल मिल जाएगा। वहां पे कुछ भी हो रहा है, मरीन बायोडाइवर्सिटी है या कोई भी ऑयल ड्रिलिंग है या कुछ भी है, उस पर किसी का कोई राइट नहीं होता। तो अब वहां पे जो है क्या काम होगा, कुछ जो भी कुछ होगा उसका जो अप्रूवल है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसका अप्रूवल मिलेगा BBNJ को। कब? जब 60 कंट्रीज इसको रेटिफाई कर देगी, उसके 120 दिन बाद इनको अप्रूवल दे दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे होने जा रही है, चल रही है। तो ये कहाँ पे चल रही है? ये चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। किसकी है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज ये है पिच ब्लैक। तो इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टिजेंट भी वहां पे पहुंचे हैं। इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टिजेंट रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे हो रही है? डार्विन के अंदर ये एक्सरसाइज हो रही है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है, जो वहाँ की एयरफोर्स है ऑस्ट्रेलिया की, उसका नाम है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। उनका जो बेस है डार्विन में, वहाँ पे हमारे इंडियन एयरफोर्स के कॉन्टिजेंट भी पहुंच चुके हैं टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। ये जो एक्सरसाइज है ये 12 जुलाई को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कब तक चलेगी? 2 अगस्त 2024 तक ये चलेगी ये एक्सरसाइज। अब ये जो एक्सरसाइज है ये कोई बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही हो रही है। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। कौन सी है? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बाईएनियल एक्सरसाइज है। बाईएनियल मतलब 2 साल में एक बार होती है। और इस साल कहाँ पे हो रही है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन के अंदर ये हो रही है। अब इसका नाम क्या है? पिच ब्लैक। पिच ब्लैक इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये किस चीज पे एम्फेसाइज कर रही है? ये नाइट टाइम फ्लाइंग पे एम्फेसाइज कर रही है कि कैसे रात को जो है जहाज उड़ सकते हैं, जो भी एयरफोर्स की जो होती है लड़ाइयाँ वगैरह होती है उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं ओवर लार्ज अनपॉपुलेटेड एरियाज में। तो नाइट टाइम फ्लाइंग पे ये एम्फेसाइज कर रही है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है पिच ब्लैक, राइट। अब ये वाला जो एडिशन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज पिच ब्लैक का, तो ये 43 इयर्स की लॉन्ग हिस्ट्री के बाद ये एक लार्जेस्ट एक्सरसाइज जो है वो हो रही है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक। इसमें 20 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें 140 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 4400 मिलिट्री पर्सोनल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज की एयरफोर्स के, राइट। अलग अलग कंट्रीज की एयरफोर्स के 4400 मिलिट्री पर्सोनल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 140 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। इसका मेन फोकस क्या है? लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर। और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है IAF सुखोई 300 मार्क 1। कौन सा एयरक्राफ्ट है? IAF सुखोई 30 मार्क 1 MK1। तो इसके साथ कौन जा रहे हैं? F-35, F-22, F-18, F-15 ग्रिपेन एंड टाइफून फाइटर एयरक्राफ्ट भी इसके साथ वहां पे जा रहे हैं एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट है CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस प्रोवाइड हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन टू फॉर्मर अग्निवीर्स इन रिक्रूटमेंट्स। अग्निवीर स्कीम के बारे में सबको पता ही है। ये कब शुरू हुई थी अग्निवीर स्कीम? ये शुरू करी गई थी जून 2022 में। जो अग्निवीर स्कीम थी वो आ गई थी। क्या थी अग्निवीर स्कीम? अग्निवीर स्कीम के अंदर था कि जो भी इसकी सर्विस रहेगी अग्निवीर स्कीम की, वो कितनी है? अग्निवीर 4 इयर्स तक ये अपनी सर्विसेज देंगे। आफ्टर 4 इयर्स
इनके साथ क्या होता था कि जो 75% अग्निवीर थे उनको वहां से निकाल दिया जाता था और 25% जो अग्निवीर होते थे उनको आगे रेगुलर सर्विसेज में सिलेक्ट कर लिया जाता था। और 75% ये जो अग्निवीर थे इनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता था रिटायरमेंट का, ना कोई ग्रेच्युटी मिलती थी, ना कोई पेंशन मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था इन 75% अग्निवीर को। तो इनके लिए अब जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है ये कुछ रिजर्वेशन लेकर आई है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो अग्निवीर है उनमें से उनके लिए हम 10% रिजर्वेशन रखेंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, और जो पोस्ट होएगी वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी कांस्टेबल की, राइट। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 10% रिजर्वेशन रखी है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ने अग्निवीर के लिए। अग्निवीर की जो एज लिमिट थी वो कितनी थी, 17.5 ईयर्स, 17.5 साल से लेकर 21 ईयर्स की एज ग्रुप के जो लोग हैं वो अग्निवीर में जा सकते हैं, अग्निवीर बन सकते हैं, राइट। फर्स्ट ईयर जब रिक्रूटमेंट हुआ था तब जो एज थी वो 23 ईयर्स की थी, उसके बाद 21 ईयर्स की हो गई है इन अग्निवीर की एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट। अब एज रिलैक्सेशन भी इनको दिया गया है, इसके साथ 10% रिजर्वेशन दी जाएगी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, पहले साल एज रिलैक्सेशन रहेगा 5 साल का, उसके बाद 3 साल का एज रिलैक्सेशन इन अग्निवीर को दिया जाएगा। इसके लिए कोई फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी 4 साल अग्निवीर जो है उसमें लगा कर आए हैं सर्विसेज में, तो फिजिकली तो वो फिट हुए ही रहेंगे, इसलिए इनका कोई फिजिकली प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह नहीं होगा। और पहले साल 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, उसके बाद 3 साल की एज रिलैक्सेशन भी इनको दी जाएगी, और 10% रिजर्वेशन है कहाँ पे, CAPF के अंदर, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? संविधान हत्या दिवस मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को मार दिया गया था, कब? ये बात है 1975 की। ऐसा माना जाता है कि 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से तोड़ दिया गया था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करी गई थी। तो हत्या करके उस टाइम पे इमरजेंसी जो थी वो लगाई गई थी 1975 में। तो इसीलिए अब इमरजेंसी जो उस टाइम पे लगाई गई थी वो कब लगाई गई थी, वो लगाई गई थी 25 जून को। तो इसीलिए 25 जून को अब सेलिब्रेट किया जाएगा संविधान हत्या दिवस, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।